वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। एमसीक्यू सीरीज में आज का हमारा वीडियो, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो वीडियो हमारा आज का है वो उपयोगी रहने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का देखिए हमारा, स्थिर कीमतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में कुछ कथन दे रखे हैं, एक तो आईएस वक्र और एक एलएम वक्र। तो आईएस और एलएम वक्र जो होता है उनके संदर्भ में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति की जो प्रभावशीलता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा कथन दे रखा है वो क्या है, आईएस वक्र के चपटा होने पर मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी होती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है कि यदि आईएस वक्र क्या है, फ्लैटर है, चपटा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो मौद्रिक नीति होती है वो ज्यादा प्रभावित होगी। ठीक है, मतलब अधिक प्रभावी होगी कहने का मतलब। ठीक है, आईएस वक्र अगर आपका क्या है, चपटा है। देखिए जब हम वक्र बनाते हैं, ये हमारा एलएम वक्र होता है, ये हमारा आईएस वक्र होता है। ठीक है, आईएस वक्र और एलएम वक्र ये आपका संतुलन की स्थिति में है। अब देखिए आईएस वक्र क्या है, अगर ज्यादा चपटा है, ठीक है, चपटा का मतलब इस तरीके से होता है, तो आईएस वक्र अगर चपटा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, मौद्रिक नीति ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि इस स्थिति में आपका क्या होगा, जो निवेश व्यय होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, ब्याज लोच होता है, मतलब ब्याज की दर में परिवर्तन से निवेश व्यय जो होता है वो ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती है। तो पहला कथन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। अब देखिए दूसरा कथन अगर आप देखोगे तो इसमें है कि एलएम वक्र अगर चपटा है तो राजकोषीय नीति कम प्रभावी होती है। नहीं, ठीक है, जब एलएम वक्र चपटा होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, जो राजकोषीय नीति है वो ज्यादा प्रभावी होगी, मौद्रिक नीति यहाँ पे कम प्रभावी होगी। मौद्रिक नीति देखिए आईएस वक्र के चपटा होने पर अधिक प्रभावी होती है, लेकिन एलएम वक्र अगर चपटा है तो यहाँ पे मौद्रिक नीति जो है वो कम प्रभावी होती है, राजकोषीय नीति ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलएम वक्र अगर चपटा है, इसका मतलब क्या हो गया, मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक होती हैं, ब्याज लोच होती हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा देखिए एलएम वक्र के चपटा होने पर राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी होगी, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि एलएम वक्र अगर चपटा है तो राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी होगी, एलएम वक्र अगर चपटा है तो यहाँ पे लिखा हुआ था राजकोषीय नीति कम प्रभावी होगी, इसलिए हमारा ये कथन गलत हो गया था दूसरा वाला। और चौथा हमारा है तरलता जाल की स्थिति में मौद्रिक नीति अप्रभावी एवं राजकोषीय नीति पूर्ण रूप से प्रभावी होती है। देखिए तीसरा और चौथा कथन आपका मिलता जुलता है कि जो हमारा एलएम वक्र है, अगर राजकोषीय नीति पूर्ण रूप से कब प्रभावित होती हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की अगर आप बात करोगे, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल, और तरलता जाल की स्थिति में हमारा जो वक्र है वो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, आपका एलएम वक्र इस प्रकार का बनता है, इसको आप एक चपटा भी कह सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, राजकोषीय नीति क्या होगी, ज्यादा प्रभावी होगी। और एलएम वक्र भी अगर आपका चपटा है, इसका मतलब राजकोषीय नीति ज्यादा प्रभावी होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन, कौन कौन से कथन सही थे यहाँ पे, पहला, तीसरा और चौथा, केवल दूसरा कथन जो है वो क्या है, गलत है। हमको क्या पूछा हुआ था, कौन सा कथन सही है, 1, 3, 4। तो सही कोड का आपको चयन करना है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान कहलाता है। मतलब फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दे, ब्याज का जो भुगतान किया गया है उसको अगर राजकोषीय घाटे में से घटा दिया जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। देखिए राजकोषीय घाटा जो होता है वो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जो कुल व्यय हुआ है,
ठीक है, कुल व्यय में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, राजस्व व्यय हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, पूंजीगत व्यय हैं। इन दोनों व्यय में से अगर हम, ठीक है, दोनों हमारा व्यय है, उसमें से जो प्राप्तियां हैं, चाहे वो राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और प्राप्तियों में हम जो बोरोविंग्स होती हैं उनको हम उधार की राशि जो होती है उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो राजकोषीय घाटा होता है वो कुल कितना उधार लिया गया है उसके बराबर होता है। और इसमें से अगर हम ब्याज भुगतान की राशि को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्राथमिक घाटा बचेगा। नेक्स्ट देखिए, लेविस के अनुसार श्रम की असीमित पूर्ति से आशय क्या है। ठीक है, असीमित पूर्ति, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। देखिए, जो लेविस था उनका सिद्धांत अगर आप देखोगे, अल्प विकसित देशों के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा होता है पूंजीवादी क्षेत्र। उन्होंने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा होती है, मतलब वहां पे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प विकसित देशों में छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया, कृषि में जो श्रमिक लगे होते हैं वो आवश्यकता से अधिक लगे होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से श्रमिकों को हटा के कहां पे लगाया जा सकता है, पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, वहां पे उनको रोजगार दिया जा सकता है। और उनका क्या मानना था कि जो श्रमिक पूंजीवादी, मतलब यहाँ पे जो मजदूरी है, मतलब आवश्यकता से अधिक पूर्ति होने से जो पूंजीवादी मजदूरी होती है उससे कम दर पर भी श्रमिक जो है वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब उद्यमियों को यहाँ पे लाभ ज्यादा मिलेगा और ज्यादा लाभ से वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा निवेश कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में अतिरिक्त जो श्रम है उनको पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन, कि प्रचलित मजदूरी दर पर श्रम की असीमित श्रम की उपलब्धता होती है, ऐसा मानना था उनका। नेक्स्ट, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्ण युग की अवस्था है, स्टेज ऑफ गोल्डन एज की अगर बात की जाए तो देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का जो सिद्धांत है सबसे पहले उन्होंने 1956 में दिया था और उसके बाद में 1963 में उसका न्यू वर्जन आया था। उन्होंने एक तरह से आर्थिक विकास और जो पूंजी संचयन का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने एक तरह से पूंजी जो होती है उसको विकास का इंजन बताया था और आर्थिक विकास पर जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या की थी। तो स्वर्ण युग की जो अवस्था है उसकी स्थिति में उन्होंने क्या बताया था कि जो कैपिटल ग्रोथ रेट है, पूंजी वृद्धि की दर है, वो लेबर ग्रोथ रेट, श्रमिक वृद्धि की जो दर है उसके बराबर जब हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको एक तरह से उन्होंने क्या कहा था, गोल्डन एज कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा बी। अगला देखिए, किसके अनुसार अतिरिक्त मूल्य श्रम को दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। और कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था एक तरह से कि जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, श्रमिक एक तरह से क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मतलब कच्चे माल के ऊपर जितना वो अपनी श्रम शक्ति को खर्च करते हैं, मतलब वस्तुओं का जो निर्माण किया जाता है उनके द्वारा, और वस्तुओं का जो मूल्य होता है उससे क्या होगा, जब वो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे कच्चे माल का प्रयोग करके तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। लेकिन जितनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, मूल्य में वृद्धि होती है, उनकी तुलना में उनको वेतन एक तरह से कम दिया जाता है। तो ये जो कम वेतन दिया जाता है, माना कि वस्तुओं का जो मूल्य बढ़ गया है 500 रुपए के बराबर, लेकिन उनको वेतन कितना दिया गया, माना कि 300 के बराबर, तो ये जो 200 रुपए का अंतर उसको वो क्या कहते हैं, सरप्लस वैल्यू कहते हैं। और ये जो सरप्लस वैल्यू होती है, अतिरिक्त मूल्य होता है, उसको पूंजीपति हड़प लेते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का माना था। तो उनका क्या कहना था कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है वो किसको मिलना चाहिए, श्रमिकों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, कुजनेट्स के अनुसार नव प्रवर्तन क्या है। ठीक है, कुजनेट्स ने एक तरह से क्या बताया था कि जो नवीन उपभोग आवश्यकताओं की खोज होती है उसको वो क्या कहते हैं,
इनोवेशन कहते हैं। कुजनेट्स की जो अवधारणा है, जैसे कि आप जानते हो कि आर्थिक विकास के बारे में उन्होंने जो असमानता होती है और प्रति व्यक्ति आय होती है उनके बीच में भी उन्होंने व्याख्या की थी, और उनका जो इनवर्स यू शेप का वक्र है वो एक तरह से ज़्यादा प्रचलित है। मतलब प्रति व्यक्ति आय प्रारंभ में जैसे जैसे बढ़ती है तो प्रारंभ में असमानता भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय एक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद में फिर अगर आर्थिक विकास और बढ़ता जाता है तो आय की जो असमानता है वो क्या होगी, घटेगी। मतलब आय की असमानता प्रारंभ में बढ़ती है और फिर घटती है, ऐसा उनका प्रचलित सिद्धांत है। अगला है, यहाँ पे हमको कथन और कारण दे रखे हैं। कथन आपका क्या है, एकाधिकारी पर लगाया गया एक मुश्त कर उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो लमसम टैक्स होता है, ठीक है, लमसम टैक्स एक तरह से क्या होता है, जो मोनोपोलिस्ट हैं, एकाधिकारी हैं, उसके प्रॉफिट को कम करता है क्योंकि उसकी टोटल कॉस्ट का पार्ट होगा। ठीक है, उसकी कुल लागत का भाग होगा, और कुल लागत में एक तरह से स्थिर लागत भी होती है। तो मुख्य रूप से जो एक मुश्त कर होता है वो एकाधिकारी की फिक्स कॉस्ट जो स्थिर लागत होती है उसका भाग होता है। तो देखिए पहला कथन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन हमारा क्या है, सही है कि एकाधिकारी पर जो एक मुश्त कर लगाया जाता है, लमसम टैक्स लगाया जाता है, वो उसको उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट का भाग होगा, स्थिर लागत का भाग होगा। और इसका कारण क्या दे रखा है कि एक मुश्त कर उसकी स्थिर लागत का भाग होता है और ये उत्पादन की सीमांत लागत को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि स्थिर लागत का भाग है इसलिए वो सीमांत लागत को, मार्जिनल कॉस्ट को प्रभावित नहीं करेगा। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो किससे प्रभावित होगी, वेरिएबल कॉस्ट से, जबकि एक मुश्त कर आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट का भाग है। तो यहाँ पे कथन जो दे रखा है वो भी सही है, कारण भी सही है, और उसकी जो व्याख्या है वो सही की गई है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। कथन और कारण दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन, व्याख्या जो है वो भी क्या है, सही है। अगला देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में है। प्रगतिशील करों की स्थिति में जो दरें होती है वो किस प्रकार की होगी। मतलब प्रगतिशील कर, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है उसमें जो टैक्स रेट होती हैं वो लोगों की एबिलिटी टू पे क्या है, भुगतान सामर्थ्य क्षमता क्या है, उसके अनुसार तय की जाएगी। मतलब जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। ठीक है, तो अमीर वर्गों पर गरीब लोगों की तुलना में ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, किसके अनुसार, प्रगतिशील करों के अनुसार। भारत में अगर आप देखोगे, अमेरिका में अगर देखोगे तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वहां पे। ठीक है, प्रगतिशील कर प्रणाली, मतलब लोगों की एबिलिटी कितनी है उसके अनुसार कर लगाया जाता है। तो प्रगतिशील करों में करों की जो दर होती है वो लोगों की एबिलिटी टू पे क्या है, भुगतान सामर्थ्य क्षमता क्या है, उसके अनुसार लगाई जाती हैं। और इससे एक तरह से क्या होगा, इनइक्विलिटी, जो आय की असमानता होती है उसमें कमी लाने के लिए इस प्रकार की दरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पिकोक वाइजमैन परिकल्पना के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। ठीक है, पिकोक वाइजमैन की जो परिकल्पना है, ठीक है, ब्रिटेन के दो अर्थशास्त्री हैं, A.T. पिकोक और जेक वाइजमैन। ठीक है, इन्होंने 1890 से 1955 के मध्य में ब्रिटेन में एक अध्ययन किया था, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि सरकार का जो व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय, वो स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। मतलब उसमें एक तरह से क्या होता है, अनियमित रूप से वो, मतलब जो मकान की सीढ़ियां होती हैं उस तरीके से एक तरह से कई चरणों में होता रहता है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय जो होगा वो सरकार युद्ध के समय क्या करती है, जब उसका खर्चा बढ़ जाता है तो वो बहुत प्रकार के टैक्स लगाती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देना चाहेगा। अगर टैक्स लगाता है तो लोगों के मन में क्या आता है, असंतोष आता है। लेकिन युद्ध के समय लोग एक तरह से टैक्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सरकार क्या करती है, युद्ध के समय बहुत प्रकार के टैक्स लगाती है, लेकिन युद्ध समाप्त जब हो जाता है तो उनमें से कुछ टैक्स को हो सकता है वो बंद कर दे, लेकिन सभी प्रकार के टैक्स को बंद नहीं किया जाता है एक तरह से, या सभी प्रकार के जो टैक्स है वो हटाए नहीं जाते। मतलब समय के साथ साथ में सरकार का जो खर्चा होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो ये खर्चा एक तरह से अनियमित रूप से बढ़ता है, मकान की सीढ़ियों की तरह, जैसे मैंने कहा था। ठीक है, जैसे प्रारंभ में इस तरीके से बढ़ा है, ठीक है, फिर थोड़ा और बड़ा है,
इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, पिकॉक वाइजमैन की जो परिकल्पना है उसके अनुसार सार्वजनिक व्यय जो होता है वो जर्क्स या स्टेप लाइक फैशन, एक झटके से या कदम से कदम मिलाकर अनियमित रूप से नहीं बढ़ता है। ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ता, अनियमित रूप से एक तरह से बढ़ता है, वो स्मूथ या कंटिन्यूस नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण शोधन विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिपक्व ऋणों को नए बॉन्डों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और ऋण के मौद्रिक भार का कोई परिशोधन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ऋण शोधन की जो विधियां होती है उसमें बहुत प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है, परित्याग विधि में एक तरह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो सार्वजनिक ऋणों को देने से मना कर दें, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को अगर देने से मना कर दें, लेकिन इसमें क्या होता है सरकार का जो क्रेडिट स्कोर होता है उस पर असर पड़ेगा, मतलब भविष्य में हो सकता है उसको लोन लेने में एक तरह से क्या होगी, कठिनाई होती है। प्रतिदेय के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार ऋणों का जो भुगतान कर रही है, ठीक है, तो उसको वो नए बॉन्डों, ठीक है, नए बॉन्ड या जो सिक्योरिटी होती हैं उसके साथ में वो प्रतिस्थापित करती है। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी। और कन्वर्जन जो रूपांतरण होता है उसमें क्या होता है, पुराने ऋणों को नए में एक तरह से परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जब बाजार में ब्याज की दर घट जाती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और पूंजी कर कैपिटल लेवी में एक तरह से क्या होता है, समाज के जो अमीर व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति के ऊपर एक तरह से टैक्स लगा के ऋणों का भुगतान किया जाता है। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार की ये जो विधि होती हैं कैपिटल लेवी, इसका प्रयोग एक तरह से नहीं किया जाता है। तो हमको यहाँ पे पूछा हुआ था, उसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और एमसीक्यूज हैं और टॉपिक हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।